हेलो नमस्कार। मैं दिलीप सुर से राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूपीएससी पीएससी स्टूडेंट थोड़ा ख्याल में देखिएगा, ख्याल से देखिएगा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लगभग 1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिलहाल में जितने भी भारत परिषद अधिनियम बन रहे हैं वो सब के सब नियम वाइस रॉय के अंडर लीडरशिप में बन रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने हमें क्या दिया, या शासन चलाने हेतु या प्रशासन चलाने हेतु किस तरह से सुधार करवाया गया, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करते हैं और इसे ख्याल से सुनिएगा। सबसे पहले इस माध्यम से केंद्रीय परिषद एवं प्रांतीय परिषद, जैसा कि मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत, आगरा प्रांत, जो भी प्रांत थे उसके मुताबिक इस अधिनियम से सभी प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या का बहुबल बढ़ाया गया। कहने का मतलब केंद्रीय विधान परिषद में इसके पूर्व जितनी संख्याएं थी सदस्यों की 15, अभी इस कानून से उसमें अधिक मात्रा में जगह निकाली गई और अधिक मात्रा में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों का संख्या का बल बढ़ाया गया। उसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों का गठन पिछले बार हमने देखा 1861 में हुआ था, 1862 में गठन करवाया गया था। उसके मुताबिक 1892 लगभग 31 साल के बाद भारत परिषद अधिनियम में और नई बातें जोड़ ली गई। तो सबसे पहले हमने देखा कि केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरी बात, इस बात से क्या हुआ, इस बात से विधान परिषद के कामकाज का व्याप और बढ़ा दिया गया। जैसा कि इस समय हम देखते हैं, किसी बजट हो, किसी कानून बनाने की प्रक्रिया हो, आज का जिसे हम विधिमंडल कहते हैं, कायदे मंडल कहलाता है, वो विधिमंडल, वही कायदे मंडल, इसकी शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम में करवा दी। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, विधान परिषद का, केंद्रीय विधान परिषद के बारे में पहले देखते हैं। वो परिषद में भारत के लिए वाइस रॉय के जरिए से अगर बजट बनाना शुरू हुआ तो उस समय जो सदस्य थे उन सदस्य को वो बजट में अपनी अपनी ओर से वक्तव्य देना जरूरी हो गया, बजट पे चर्चा करना जरूरी हो गई। एवं जो कार्यपालिका थी वो कार्यपालिका के सदस्य को हर कामकाज के बारे में, हर विभाग के कामकाज के बारे में विधान परिषद के सदस्यों को उनसे सवाल पूछना शुरू हुआ। वहीं से शुरुआत हुई, जैसा कि आज के हम विधिमंडल देखते हैं, कायदे मंडल देखते हैं। उसी प्रकार बजट के साथ साथ किसी कार्य के लिए, विभाग के किसी कार्य के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि कितना धन आवंटित करना है या वो प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो किसके लिए है,
उससे क्या लाभ होगा, उससे क्या हानि होगी, उससे क्या फायदा होगा, जनता जनार्दन का कल्याण किस तरह से होगा, उसके ऊपर उस सभागृह में बहस करने का दायित्व भी विधान परिषद के सदस्यों को दिलाया गया। इसी प्रकार केंद्रीय परिषद की बात हुई तथा प्रांतीय विधान परिषदों की बात इसी तरह थी। लगभग आकार थोड़ा कम था, लेकिन कामकाज का स्वरूप इसी प्रकार का था। जैसा कि प्रांतीय बजट बनाने पूर्व हेतु प्रांतीय कार्यपालिकाओं को जो सदस्य थे, उन सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को उनसे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ सवाल पूछना ये उनके कामकाज का एक हिस्सा बन गया था। जैसा कि प्रांतीय विधान परिषद में बहस कराने हेतु परिषद के सदस्यों का कार्य बन चुका था, जो कि आज के हम विधानमंडल देखते हैं। तीसरी बात थी केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं गैर सरकारी सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्तियां वायसराय को दिलाई गई थी। जैसा कि आज देखते हैं हम, हर निकाय से परिषद में उस सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, जिसे गैर सरकारी सदस्य कहलाया जाता है। आज हम देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय भारतीय संसदीय केंद्र में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्यों को जो विविध कार्य क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। उस प्रकार की शुरुआत, उस कार्य की शुरुआत ऐसा मान लीजिए भारतीय शासन में 1892 का भारत परिषद अधिनियम की देन है। उस समय वायसराय नॉमिनेटेड करते थे सरकार से, और आज भारतीय राष्ट्रपति जी करते हैं केंद्र में, तथा उन्होंने उसी प्रकार के अधिकार प्रांतीय गवर्नर को दे डाले थे। प्रांतीय गवर्नर को प्रांत में से स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, विभिन्न निकाय, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार, नगर पालिकाएं, नगर परिषदें, यूनिवर्सिटीज, इनके कामकाज को संभालने के लिए या तो इनकी ओर से एक प्रतिनिधि प्रांत के विधान परिषद में किस तरह से लाया जाए के लिए प्रांतीय गवर्नर को वायसराय की ओर से शक्तियों का प्रदत्तीकरण करवाया गया था एवं प्रांतीय गवर्नर के अधिकारों में बढ़ोतरी हो चुकी थी। अब मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जहां पे जिस भारत में जिस द्विसदनीय स्टेट काम करता है, उस द्विसदनीय असेंबली में विधान परिषद एवं विधानसभा ये दोनों सेक्टर काम करते हैं। तो हमारे प्रांत के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे स्थानीय निकाय होते हैं, ऐसा मान लीजिए स्थानिक स्वराज्य संस्था निकाय से एक रिप्रेजेंटेटिव हमें हमारे स्टेट प्रांत को प्रांतीय असेंबली में भेजना है, काउंसिल में भेजना है, तो उस निकाय के द्वारा चुनाव करके भिजवा दिया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि हमारे कुछ राज्यों में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी की ओर से विधान परिषद में एक कैंडिडेट नॉमिनेटेड किया जाता है अपने डिवीजन की ओर से,
उसी तरह की शुरुआत 1861 के एक्ट में भारत अधिनियम परिषद ने हमें दिलाई थी। बहुत सारी बातें ऐसा मान लीजिए ओवरऑलली केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद इनके उत्थान हेतु बनाया हुआ ये एक्ट था, ये अधिनियम था, ये परिषद का अधिनियम था। इसमें टोटली केंद्रीय परिषद, विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद के कार्य हेतु दिलाई गई शक्तियों का सारासार विचार करवा दिया गया है। और केवल मात्र 1892 का भारत परिषद अधिनियम इस 6 बातें लेकर आया और इतना आपको ख्याल में रखना है। और स्टूडेंट कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।